हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। और इसमें हम बात करने वाले जो उनका अगला पेपर होने वाला है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी का, तो उसके बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लॉन्ग टाइप आंसर में बनाए हुए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों कहते रहते हैं कि लॉन्ग टाइप में लेकर आइए लॉन्ग टाइप में, तो उसी टाइप में मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हुए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो आप लोगों के लिए ये मैं बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो मतलब पहला है, इसके बाद भी और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे पेपर वाले दिन तक। आप लोग उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप लोग कहते रहते हैं कि आपका जो वीडियो आता है वो लेट आता है। लेट आने की सिर्फ एक ही वजह रहती है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने में थोड़ी देर कर देता हूँ। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि कंटेंट बनाने में देर तो लगती है, तो आप लोगों के लिए लेकिन अच्छा कंटेंट ज़रूर लेकर आता हूँ, तो इसलिए वीडियो आने में थोड़ी देर हो जाती है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, जिससे उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें बात करते हैं सबसे पहले प्रिसीशन फार्मिंग और प्रिसीशन एग्रीकल्चर। इसकी जो हिंदी होती है वो होती है परिशुद्ध खेती अथवा सटीक खेती कहते हैं इसे। सटीक खेती अथवा सटीक कृषि कहते हैं, कोई भी कह सकते हैं। मतलब फार्मिंग या एग्रीकल्चर जो भी है, पीए मतलब इसे शॉर्ट में लिख दिया है प्रिसीशन एग्रीकल्चर। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं कि सटीक खेती अथवा परिशुद्ध खेती खेती करने की वह तकनीकी होती है जिसमें विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके फसल की आवश्यकताओं के अनुसार फसल उत्पादन के लिए इनपुट डिवाइसों का प्रयोग शामिल होता है। तो इसमें क्या होता है कि सटीक अथवा परिशुद्ध खेती खेती करने की वह तकनीकी है जिसमें विभिन्न तकनीकियों का उपयोग करके फसल की आवश्यकताओं के अनुसार फसल उत्पादन के लिए इनपुट डिवाइसों का प्रयोग शामिल होता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रिसिशन फार्मिंग की आप लोगों की परिभाषा। इसे आप लोग लिख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग अगर वीडियो पूरा देख लेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो फिर कैसा लगा। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। तो इसके बाद बात करेंगे कि इसमें इस प्रकार की खेती करने में 4 आर का प्रयोग किया जाता है। खेती करने की तकनीक को समझते हैं। अब 4 आर जो होते हैं वो कौन कौन से खेती तकनीकी को समझाते हैं। तो पहला जो होता है हमारा राइट थिंग होता है। कौन सा होता है? राइट थिंग। ये याद रखने है कि राइट थिंग मतलब सही चीज़, सही वस्तु क्या है। नंबर 2 पर आती है राइट प्लेस, मतलब जो सही स्थान है वो क्या है इसके लिए। नंबर 3 पर बात करते हैं कि राइट वेज, मतलब जो सही रास्ता है वो क्या है। और नंबर 4 पर बात करेंगे राइट टाइप्स, मतलब सही प्रकार जो है इस खेती को करने के लिए वो क्या है। तो इन सब चारों चीज़ों को चार मिलकर के ये 4 आर बनते हैं, और ये 4 आर भी आपसे पूछे भी जा सकते हैं। 4 आर का प्रयोग खेती की तकनीक को समझाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि परिशुद्ध खेती सेंसर आधारित होती है। इसमें इमेज आधारित तकनीक विकसित की गई है, जिसके माध्यम से खेती करने की तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीए, मतलब प्रसिद्ध खेती की जो अवधारणा है वो क्या है। अवधारणा भी लिख लीजिए कि सटीक कृषि मूल रूप से परिवर्तनशीलता और अन्य तकनीकों के मापन पर आधारित पद्धति होती है। यह प्रणाली कृषि प्रबंधन के मुख्य घटकों को आधुनिक सूचना प्रणाली के आधार पर समायोजित करती है। ये इसकी हो गई, क्या हो गई? अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट हो गया कि सटीक कृषि मूल रूप से परिवर्तनशीलता और अन्य तकनीकों के मापन पर आधारित पद्धति होती है। यह प्रणाली कृषि प्रबंधन के मुख्य घटकों को आधुनिक सूचना प्रणाली के आधार पर समायोजित कर देती है। इसके बाद बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, मतलब ये कंपोनेंट्स भी होते हैं और इन्हें टूल्स भी कहते हैं। अगर आपसे टूल्स करके क्वेश्चन पूछा जाए कि टूल्स ऑफ पीए मतलब पर्सनल प्रिसीजन एग्रीकल्चर के टूल्स क्या हैं उनको बताइए, तो इसके टूल्स होते हैं वो 6 होते हैं लगभग। नंबर 1 पर आता है रिमोट सेंसिंग, जिसे आरएस कहते हैं। अगर हिंदी में लिखा है आरएस तो उसका मतलब समझ जाइए रिमोट सेंसिंग। नंबर 2 पर आता है जीआईएस, मतलब जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पर आती है जीपीएस, मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नंबर 4 पर आती है सॉइल टेस्टिंग, मतलब मृदा परीक्षण। नंबर 5 पर आती है सॉइल मॉनिटरिंग, मतलब ईल्ड मॉनिटरिंग, मतलब जितना उपज हुई उपज की जानकारी। नंबर 6 में वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये 6 इसके क्या होते हैं? टूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं जिन्हें कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे, इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहीं से मैंने लिया हुआ है जीआईएस, मतलब इन पर सभी टॉपिक्स पर आप लोगों को जिसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनमें आप लोगों की टिप्पणियाँ पूछेंगे। तो शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो आप लोगों के लिए अलग से हम अवश्य लेकर आएंगे। और इसमें क्या है, आप लोगों से जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो लगा, जैसे जीआईएस। अब आगे हम बात करेंगे जीआईएस के बारे में। रिमोट सेंसिंग के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से डिस्क्राइब जरूर करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जीआईएस। जीआईएस क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है।
ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली जिसे हिंदी में कहते हैं। अब इससे बात करते हैं कि ये, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो उसमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज होते रहते हैं, बट मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि इसमें हिंदी में ही आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली एक ऐसी सूचना पद्धति है जो सभी प्रकार के भौगोलिक डेटा को कैप्चर, स्टोर, विश्लेषण तथा उसका प्रबंधन करके जानकारी को संबंधित उपयोगकर्ता को सफलतापूर्वक उपलब्ध कराता है। जीआईएस क्या है? एक ऐसी सूचना पद्धति है जिस सभी प्रकार के भौगोलिक डाटा को कैप्चर करके, स्टोर करके तथा उसका विश्लेषण करके उसके प्रबंधन की जानकारी को जो संबंधित उपयोगकर्ता होता है, मतलब जो उसे उपयोग कर रहा होता है, उसको सरलतापूर्वक उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? जीआईएस के माध्यम से ये सूचना उपलब्ध होती है। इसके बाद बात करेंगे हम जीआईएस। जीआईएस का प्रयोग स्थानीय विश्लेषण करने, बड़े डेटा सेट को प्रबंधित करने तथा मानचित्र रूप में जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए सॉफ्टवेयर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जीआईएस का प्रयोग, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि जीआईएस के उद्देश्य। जीआईएस के उद्देश्य जो होते हैं इसके, वो क्या होते हैं? पहला उद्देश्य होता है फर्स्ट कि किसी स्थान से डेटा को एकत्रित करना तथा उसकी व्याख्या करना। नंबर 2 पर जीआईएस निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है तथा आंकड़ों के वितरण संचालन के लिए इसका सफल साधनों की पूर्ति करता है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिखा हुआ है। नंबर 3 पर कि जीआईएस आंकड़ों के भंडारण, अनावश्यक आंकड़ों को हटाने तथा आंकड़ों की पुनरावृत्ति को भी रोकता है। इसके बाद बात करेंगे कि नंबर 4 पर क्या है कि जटिल समस्याओं के विश्लेषण करने में सहायता प्रदान भी करता है। नंबर 5वां जो कार्य है वो क्या है कि जीआईएस के प्रयोग से भौगोलिक आंकड़ों का विश्लेषण करके किसी भी क्षेत्र, स्थान तथा वस्तु की स्थिति तथा उसके बसाव की स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, उसकी बसाव की स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। तो ये क्या थे? ये थे इसके जीआईएस के उद्देश्य थे, मतलब आप लोगों के इसके उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव थे। इसके बाद बात करेंगे जीआईएस के तथ्य, मतलब उपयोग, मतलब इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है और किसके लिए इसका उपयोग करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर सूचनाओं की पुनरावृत्ति के लिए, मतलब जो सूचनाएं होती हैं उनकी पुनः प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। जैसे सूचनाओं को अगर आप लोगों को कभी दोबारा से उनकी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जीआईएस के माध्यम से उनकी पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर 2 पर बात करें मॉडलिंग तैयार करने के लिए, मतलब किसी एरिया का आपको मॉडल तैयार करना है तो उसको मॉडलिंग को तैयार करने के लिए जीआईएस मुख्य भूमिका निभाता है। नंबर 3 पर नेटवर्किंग में क्या होता है? नेटवर्किंग में जो आप लोगों ने देखा होगा, जो टावर लगे होते हैं उनमें भी जीआईएस का प्रयोग करके ही नेटवर्क को आप लोग इसमें सेट किया जाता है, तभी आप लोगों के नेटवर्क फ़ोन में आते हैं। इसके बाद बात करेंगे नंबर 4 में है ओवरलेइंग में। ओवरलेइंग क्या होती है कि चित्र में जो बेकार चीज़ों को हटाना होता है उसे ओवरलेइंग कहते हैं। अब जैसे आपने कोई भी इमेज खींची हुई है, कोई भी फ़ोटो खींची हुई है, तो उस फोटो को आप लोगों को क्या करना है, उसमें कुछ अनावश्यक तत्व आ गए, जैसे कि बगल में जैसे आम का पेड़ आ गया, आप लोगों ने किसी मतलब गेहूँ की खेत की फ़ोटो खींची हुई है, उसमें आम का पेड़ आ रहा है और भी कई अनावश्यक चीज़ें आ रही हैं जिनका आप लोगों को उपयोग में नहीं है, तो इसे क्या, उनको हटा देते हैं। उनको हटाने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं ओवरलेइंग करना। तो उसके ओवरलेइंग करने में भी जीआईएस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5 पर इमेज की एनालिसिस करने में। कोई भी इमेज आपने खींची है तो उस इमेज की एनालिसिस करने में, उसकी एनालिसिस मतलब कैसे, आप उसकी पहचान किस प्रकार से कर पाएंगे कि ये किसकी खेती है, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, तो उसको एनालिसिस करने में भी सहायता करता है। कौन करता है? जीआईएस करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जीआईएस के तत्व, एलिमेंट्स, तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जीआईएस के प्रमुख 4 तत्व होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जीआईएस के, हाँ सही बात है कि जीआईएस के जो 4 तत्व होते हैं ये प्रमुख रूप से 4 होते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर में क्या क्या होता है, किन के द्वारा जो तत्व होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो हार्डवेयर अगर डिवाइड से आप लोगों से पूछ दिया जाए इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो हार्डवेयर में आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के प्रकार, इनपुट डिवाइसें जितनी भी प्रयोग होती हैं, सीडी आती है, कीबोर्ड आता है, पेन ड्राइव आती है, प्रिंटर आता है तथा प्लॉटर। ये सारे जो आप लोगों के एलिमेंट्स हैं ये किस में आते हैं? हार्डवेयर में आते हैं। इसके बाद बात करेंगे सेकंड नंबर में आता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इन पे इनपुट मॉडल्स, एडिटिंग, डाटा मैनिपुलेशन, मॉडलिंग कैपेबिलिटी, ईटीसी। तो ये सब क्या होती हैं? ये आती हैं सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। नंबर 3 पर आती है आप लोगों का डाटा। डाटा क्या होता है कि इसमें डाटा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें स्पेशल डाटा मतलब किसी विशेष क्षेत्र का डाटा, एक्यूबेटिंग डाटा मतलब किसी बड़े क्षेत्र का डाटा, और रिमोट सेंसिंग डाटा मतलब रिमोट सेंसिंग की विधि द्वारा जो डाटा प्राप्त करते हैं वो डाटा, ग्लोबल डाटा मतलब जो मतलब पूर्ण रूप से मतलब संपूर्ण डाटा, किसी चीज़ का मतलब ग्लोबल डाटा मतलब संपूर्ण डाटा उसका, तो ये सब आता है डाटा के अंतर्गत। नंबर 4 पर आता है लाइफवेयर। लाइफवेयर में क्या होता है कि ट्रेंड वर्कर्स को बनाए रखने के लिए, प्रतिक्रिया के लिए काम में आता है। ये उपलब्ध सूचना को वैज्ञानिकों तक तथा विशेषज्ञों तक पहुंचाता है जिससे उनका वो विश्लेषण करते हैं। तो ये 4 तत्वों के रूप में
GIS के कितने 4 तत्व होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड लाइफवेयर। इसके बाद बात कर रहे हैं कि GIS के कार्य, GIS के कार्य जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किन कार्यों से में ये उपयोगी रहता है। तो विभिन्न स्रोतों से सूचनाओं को प्राप्त करने तथा उनको एकत्रित करने में GIS मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। नंबर 2 पर बात करेंगे, सूचनाओं का पंजीकरण तथा उसके मानदंडों को मापने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 3 पर बात करेंगे, आंकड़ों का ढांचा तैयार करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4 में क्या है कि डेटा विश्लेषण करने में तथा डेटा की विशेष प्रकार से जांच करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 5 पर बात करेंगे कि किसी क्षेत्र की प्रवृत्ति तथा उस क्षेत्र में हुए मानचित्र में परिवर्तन का पता लगाने के लिए भी GIS का प्रयोग करते हैं। नंबर 6 में कि किसी स्थान पर हुई कोई भी घटना हो उसके बारे में जानकारी करना, जैसे कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई भी जैसे आग लग गई कहीं खेतों पर, तो उसमें क्या होता है कि इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं GIS के द्वारा कि कितने एरिया में ये आग फैली हुई थी और कितने समय में लगी और कितने टाइम तक आग जलती रही। तो इन सब चीज़ों की जानकारी किसके द्वारा कर सकते हैं, GIS के कार्य में ये सब शामिल होते हैं। GIS के कार्य आप लोग ये देख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि GIS का जो कृषि में महत्व होता है विशेष रूप से वो क्या होता है। तो GIS का जो कृषि में महत्व होता है वो विशेष रूप से नंबर 1 में बताया गया कि फसल विश्लेषण में, फसल मतलब क्रॉप एनालिसिस करने में। अब क्रॉप एनालिसिस मतलब जैसे करनी है कि फसल आइडेंटिफिकेशन एरिया, जैसे आप लोगों को अगर जानना है कि जैसे कोई भी क्षेत्र दिया गया उसमें बताया, अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्षेत्र का विश्लेषण करके ये बताना है कि आप लोगों को गेहूं की जो फसल है वो कितने एरिया में बोई गई है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन आप किस प्रकार से करेंगे, तो ये GIS के माध्यम से आप लोग सरलता से कर सकते हैं। अब क्रॉप ग्रोथ रेट मतलब जो फसल है उसकी जो लंबाई है, वृद्धि है, कितनी हो चुकी है मैक्सिमम, ये पता लगाने के लिए भी आप GIS का प्रयोग कर सकते हैं कि फसल कितनी लंबी है और कितने एरिया में है। इसके बाद ईल्ड फोरकास्टिंग से मतलब होता है जो उपज होती है, उपज की मतलब पहले से ही घोषणा कर दी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने बताया होगा, जैसे कि सरकार होती है तो सरकार जब MSP या वगैरह ये कई सारी बातें जो बताती है तो उसमें ये भी बताती है कि आज मतलब इस वर्ष मतलब 2022-23 में इतनी इतनी गेहूं का उत्पादन होगा, या 2022-23 में इतने उत्पादन अधिक हो गया या इतना उत्पादन कम हो गया। तो ईल्ड फोरकास्टिंग जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, इसी GIS के माध्यम से द्वारा सरकार क्या करती है, इनकी जांच करवा कर इसका आप लोगों को फोरकास्टिंग, ईल्ड फोरकास्टिंग कर देती है। इसके बाद बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी, इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर। अब सॉइल फर्टिलिटी मतलब कहीं पर ऊसर भूमि है, कहीं पर बंजर भूमि और कहीं पर मतलब बहुत ही अच्छी भूमि है, तो इसका पता भी आप लोग GIS के माध्यम से लगा सकते हैं कि ऊसर भूमि आप लोगों को GIS में अलग से दिख जाएगी जब डेटा एकत्रित होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। नंबर 2 पर बात करेंगे क्षेत्र विश्लेषण में। अब क्षेत्र विश्लेषण में ये किस प्रकार से उपयोगी होती है, जैसे कि फॉरेस्ट टाइप, आप लोगों को किसी क्षेत्र का विश्लेषण करना है, इसमें बताना है कि आप लोगों को कितने एरिया में फॉरेस्ट दिए गए, मतलब जंगल जो है कितने एरिया में है और कंडीशन क्या है उनकी और रेंज क्या है। तो ये सब आप लोगों की जानकारी किससे प्राप्त करेंगे, GIS के माध्यम से। आप फॉरेस्ट टाइप जैसे कि कोई एरिया आप लोगों को दे दिया गया कि इसमें बताइए कितने एरिया में लगभग जंगल है, उनकी क्या दशा है और कितने रेंज में मतलब वो फैले हुए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सीजनल चेंजेस क्या होते हैं, मतलब मौसम जो जैसे कि चेंज होता है जब आप लोग जैसे बर्फ़बारी, अब बर्फ़बारी हुई या ओले पड़े तो ओलों का पता भी आप GIS के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे कि अभी ओले पड़े तो इनका पता भी GIS के माध्यम से लगाया जा सकता है कि कितने एरिया में ओले पड़े और कितने एरिया में ओलों का जो प्रकोप है वो नहीं हुआ। तो इस प्रकार से सरकारें क्या करती हैं कि हम लोगों को जो अनुदान प्रदान करती हैं वो मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं लोकेशन ऑफ वाटर, मतलब जैसे कहीं पर पता करना है। लोकेशन ऑफ वाटर मतलब जैसे कहाँ पर पानी है और कहाँ पर पानी नहीं है। अब कंडीशन ऑफ वाटर मतलब पानी किस स्थिति में है, झील के रूप में, नदी के रूप में या तालाब के रूप में है। तो इस प्रकार का इन सब चीज़ों का पता किसके GIS के माध्यम से लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि नंबर 3 पर जीवों के विश्लेषण में करने में। अब एग्रीकल्चर में क्या होता है कि कैटल पॉपुलेशन जाननी है, पोल्ट्री पॉपुलेशन जाननी है, उसकी एज पता करनी है, उसका बिहेवियर एंड डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इसमें किस प्रकार से रोग से ग्रसित कितने पशु हैं, और टाइप्स ऑफ फार्म्स एंड बिल्डिंग्स। अब एग्रीकल्चर जो फार्म्स होते हैं वो कितने एरिया में हैं और उसकी जो बिल्डिंग बनाई गई है वो कौन से शेप में है, किस आकार में बनी हुई है। कैटल पॉपुलेशन जैसे कि कहीं पर किसी एरिया में भैंसों का पालन किया जा रहा है तो भैंसें मतलब जो हैं वो कितनी हो सकती हैं, कितने एरिया में फैली हुई हैं और कहाँ पर भैंसों की मात्रा अधिक है। तो इन सब चीज़ों का पता हम किससे लगा सकते हैं, GIS के माध्यम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और बहुत ही अच्छी रही होगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार बता दीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप लोगों की क्लास इसलिए लेट हो जाती है क्योंकि मैं थोड़ा आप लोगों के लिए मतलब मेहनत करके क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से अच्छे लाने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए आप लोगों की क्लास लेट हो जाती है। और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को और भी क्लासें ज़रूर मिलेंगी और पेपर के दिन तक ज़रूर प्राप्त हो जाएंगी। जितना हो सकता है मैं आप लोगों को क्लास देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आप लोग
वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।